तो ऐसे कहने लग गए। मेरे फादर ने भी कहा कि भाई लाहौर देख आओ, फिर पता नहीं कब देखना। वो बेचारे जो गाड़ी में गए थे तो उनको सब कोई कत्ल करके भेज दिया। आई वुड हैव बीन वन ऑफ देम। हालत ये थी कि लोगों के पास खाने को आटा नहीं था। मेरा जो घर है थ्रिएवाड़, वो बॉर्डर बन गया था, तो लोगों ने अपने बाल बच्चे जो हैं वो हमारी तरफ, हमारे साथ वाले गाँव है वहाँ आना शुरू हो गए थे, गुरदासपुर से सारे लोग। हम रो बीट बैठे थे। मैं अपने फादर को अखबार में आ गया, लाहौर से अखबार आई कि 9 आदमी जो हैं कर्नल नंजन सिंह के साथ वो सारे मारे गए हैं। तो बाद में पता लगा झूठी खबर है वो। हम जब ऊपर से आते हैं तो हम इंसान होते हैं, ना हम मुसलमान होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। हमें प्यार से रहना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं विजेंद्र कंबोज दास्तान पार्टीशन 1947 के बिहाफ से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उन स्टोरीज़ को आपके सामने लेकर आते हैं जो स्टोरीज़ उस वक्त की हैं जब हालात बहुत ख़राब थे, हिंदुस्तान बंट रहा था, बंटवारा हो रहा था। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मैं इस वक्त हूं और मेरे साथ हैं श्री मदन मोहन शर्मा जी, सन ऑफ लेट श्री पंडित राम रतन शर्मा जी। सन 1932 का इनका जन्म है। अखंड भारत के अमृतसर में ही इनका जन्म हुआ और जो गांव था वो था थ्रिएवाल विलेज में इनका जन्म है। यहाँ पे क्या हालात बने उस वक्त के, क्योंकि बाकी स्टोरीज़ में हमने यही आज तक रिकॉर्ड किया है कि वहाँ से आने वालों के हालात क्या थे, लेकिन यहाँ पे माहौल कैसे बना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी संख्या में मुस्लिम परिवार जो है वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। क्या माहौल बना, क्या डर पैदा हुआ, किस तरह से किन किन परेशानियों को इन्होंने देखा और अपने ऊपर भी इन्होंने उन चीज़ों को महसूस किया, उसके लिए हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, अब बताइए, अपना नाम बताइए। मदन मोहन शर्मा। तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपका बर्थ कहाँ पे हुआ और कौन से सन में हुआ? मैं थ्रिएवाड़ विलेज है, मजीठा के साथ है और वहाँ 1932 में पैदा हुआ था। अमृतसर में पड़ता है ये? अमृतसर में, अमृतसर की तहसील है। अच्छा अच्छा अच्छा। मजीठा जो है अब तो बन गई वहाँ वो भी तहसील, लेकिन अमृतसर तहसील होती थी पहले। ठीक है। लोकल जंडियाला और अजनाला तो अमृतसर, ये 3 तहसीलें होती थी। अमृतसर तहसील में पड़ता था थ्रिएवाड़। ठीक है, तो आप वहाँ से आपका वहाँ पे जन्म हुआ है। 1932 में आपका बर्थ हुआ, तो मतलब आपकी उम्र लगभग 14-15 साल? 15 साल थी मेरी। 15 साल रही जब पार्टीशन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कौन सी बिरादरी रहती थी आपके गांव में उस वक्त? जहाँ तक मेरे गांव का ताल्लुक है उसमें ज़्यादा हम ब्राह्मण ही हैं। मालिक जो है ना, मालकाना हक, वो हमारी ज़मीन जो है वो ब्राह्मणों के पास ही थी। लेकिन मुसलमान भी रहते थे हमारे साथ, वो भी रहते थे, लेकिन उनकी ज़मीनें वगैरह नहीं थी। वो वैसे ही रहते थे, लेकिन मालिक हम ही थे। तो वो क्या करते थे? ज़मीनों की काम करते थे वो आपके यहाँ पे? नहीं, वो बाहर जाते थे कमाने के लिए। कमा के फिर वापस आ जाते थे 2-4 महीने के बाद, ऐसे ही था। मतलब जो मालिकाना चीजें थी वो आपके हमारे के पास ही थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर जो है वो सरपंच भी थे। वो 35 साल रहे सरपंच उस गाँव के। तो हेड मास्टर थे वो। गुरु खालसा हाई स्कूल शामनगर एक है, बड़ा पुराना स्कूल है ये, इनसे ही शुरू हुआ वो। तो वहाँ पर वो काम करते थे। तो साथ ही है गांव के हमारे। जब ये चीजें होनी शुरू हुई पार्टीशन वाली, तो राजनीतिक पार्टियों का जो दबदबा था, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अपने कांग्रेस हो, इसके कुछ आपने कुछ रैलियां देखी अपने सामने जाती हुई आती हुई? जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकली
बड़ा कॉन्शियस रहता था छोटी उम्र में। हमारा जो गांव मतलब श्यामनगर जो है, जो स्कूल है और ये हमारा गांव है, इनके साथ ही एक गांव पड़ता है, टरपई उसको कहते थे। टरपई, अच्छा। वो सारा ही मुसलमानों का था। लेकिन मेरे फादर का और एक कर्नल रंजन सिंह गिल थे, इनका बहुत इन्फ्लुएंस था कि हर मतलब कम्युनिटी जो है वो शांति से रहे। हमारे कभी कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि जिसमें कम्युनल हो। एवरीबॉडी वाज लाइक ब्रदर्स टू ईच अदर। तो अचानक टरपई का कोई आदमी या दो या एक या दो या तीन, मुझे नहीं पता कितने थे, उन्होंने एक सिख आदमी को पकड़ा। ये लगभग कब की बात है, कुछ आइडिया? ये बात है उस सन 47 की। अच्छा, उसी पहले बिल्कुल ऐसे था जैसे ना घ्यो खिचड़ी। हमारे सिख, हिंदू, मुस्लिम बिल्कुल भाइयों की तरह ही रहते थे, क्योंकि ये 2-3 आदमियों का इतना इन्फ्लुएंस था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमारे इलाके में। लेकिन उन्होंने ये जो एक इंसिडेंट किया, उससे आग लग गई सारे मतलब इलाके में। एवरीबॉडी टुक इट वेरी सीरियसली, हिंदू हो मुसलमान, हिंदू हो और सिख हो, इसका रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त हुआ। बस वो था एक पॉइंट था जिस पर फिर सारे इकट्ठे हो गए कि ये तो इन्होंने इतना मतलब अग्रेसिव होके हमारे को चैलेंज कर दिया है। तो फिर बात जो है वो यहाँ पहुँच गई कि उनको निकलना पड़ा फिर वहाँ से, टरपई से। अच्छा, दे हैड टू लीव इट। और वो भी कुदरती एक हमारे इलाके का ही था कोई ब्रिगेडियर, उसको छोड़ने बलोच मिलिट्री आई थी, तो वो जो है उनके पास पहुँचे कि हमें बचाओ। तो उन्होंने किसी तरह गोलियां गाड़ियाँ चला के बचा के उनको निकलवाया वहाँ से। लेकिन मतलब आग तो लग चुकी थी, अदरवाइज पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था हमारे तरफ से। लेकिन हमारे इलाके में बिल्कुल नॉर्मल ही रहा, वो निकल गए, लेकिन कतरो गारत नहीं हुई। क्यों? लोगों का ये जो ख़ास तौर पर मेरे फादर थे, कर्नल रंजन सिंह गिल थे, 3 और थे इनके साथ, ये इनका ये चले रहते थे गांव के लोगों को समझाने के लिए। कहाँ निकल गए वो? कौन? मुसलमान किसकी बात कर रहे हो? निकल गए कहाँ? हाँ, वो तो निकल के चले गए, मतलब निकल गए पाकिस्तान की तरफ चले गए। अच्छा। लेकिन ये जो है गांव में जाके लोगों को समझाते थे कि इस छोटी सी घटना को अब बढ़ने ना देना, जो भी बैठे हैं उनको तंग ना करना कोई भी। मतलब फिर भी वो लोगों को शांत कर रहे थे, क्योंकि लोगों के दिल में इतनी नफरत नहीं थी जैसे होती है, उनके लोगों के दिल में बिल्कुल नफरत नहीं थी। लेकिन चलो वो चले गए। हाँ, लेकिन बाद में जितने रहे उनको भी किसी ने कुछ नहीं कहा। इट वॉज ऑल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सेकुलर इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल। ठीक है, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ कि कई दफ़ा क्या होता है। क्योंकि सन 47 था, तो मैं ऐसे कहने लग गए, मेरे फादर ने भी कहा कि भाई लाहौर देख आओ, फिर पता नहीं कब देखना। हमने भी 3-4 दिन में अपने पजामे पजूमे सला लिए, पे चलो लाहौर जाना। अच्छा, तो मेरे साथ मेरा एक कज़न था, उसने जाना था तो मैंने जाना था। दिन मुकर्रर हो गया कि फलां दिन जाना है, सवेरे 7 बजे गाड़ी पकड़नी है। कादियाँ से गाड़ी आती थी तो पकड़ ली थी। हमने तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक रात को मुझे ऐसे लगा कि छोड़ो यार, क्या जाना है। क्योंकि आम तौर पर जब भी कोई माड़ा काम होने होता है तो मेरे अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं कि ये काम नहीं करना। ये शुरू से ही है, मेरे बचपन से ही। मैंने कहा, सुबह उठा तो मैंने कहा मेरा दिल नहीं करता जाने को है। तो मेरे फादर भी नाराज़ हुए
मदर भी नाराज हुए कि ये क्या तमाशा है, पहले आपने हमें तंग किया कि जाना है, आप कहते हो नहीं जाना। मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं करता, मैंने कहा नहीं जाना नहीं। अच्छा, वो मेरा कज़न था, छोटा था मेरे से, वो कहता छोड़ो ये भाई साहब नहीं जाते, मेरा भी नहीं दिल करता, हमारा रह गया। वो 7 बजे गाड़ी जो थी वो निकल गई, समझ गए, वो निकल गई। वो शाम को कोई 3-4 बजे वापस आती थी कादियाँ जाने को, कादियाँ से ही आती थी, कादियाँ ही जाती थी। जब वो गाड़ी आई तो लाहौर से आ गई वो गाड़ी, तो आके हमारे गांव के साथ ही एक गांव पड़ता वरियाम, वहाँ आके खड़ी हो गई। जब देखा तो वो लाशों से भरी हुई थी। अच्छा, पूरी लाशों से भरी हुई थी। वो जो हमने जाना था ना जिस गाड़ी में, वो जो है रास्ते में रोक ली थी, लाहौर से कुछ 6-7 मील परे रास्ते में ही। और मुसलमान जो थे उनको एक तरफ कर दिया, जो हिंदू थे उनको सबको कत्ल कर दिया और उसी में ही डाल दिया और ऊपर लिख के भेज दिया विद लव फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। वो आई वरियाम में, फिर वो लाशें जो हैं वो गड़े बनाने पड़े, वो सारे इसमें डाले। मेरी लाश तो होनी थी वहाँ, लेकिन मैं बच गया, मैं गया ही नहीं। हाँ जी, उसके बाद भी उस इलाके में भी कुछ थोड़ा सा रिएक्शन हुआ और देख लो एक भी नहीं बड़ा हिंदू बचा। पूरी गाड़ी जो थी वो कत्ल कर दी। हाँ जी, मैं छोटी छोटी ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी जो घटनाएं थी, इन्होंने धीरे 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 आग में घी डालने का काम किया और ये इतनी बड़ी हो गई कि पूरे पंजाब का, पूरे हिंदुस्तान का ही बंटवारा करवा दिया। मेन तो पंजाब का ही हुआ बंटवारा। तो मैं आपको बताता हूँ एक घटना और। मतलब पाकिस्तान बन चुका था, लोग जो है वो जाने वाले चले जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, ऐसे था। तो जो कर्नल रंजन सिंह गिल, मेरे फादर, 3 और आदमी 4 थे, ये इलाके में चक्कर लगा रहे थे, लोगों को कहते कि आराम से रहो, किसी को तंग मत करो, कोई मुसलमान है तो उसको डोंट टच हिम। तो अगर वो जाना चाहता है जाने दो, अगर वो रहना चाहता है तो उसे रहने दो, ये कह रहे थे। ये एक जगह है बल गांव है, रात को वहाँ ठहरे। वहाँ ठहर के इन्होंने सुबह जब हुई तो इनको पता लगा कि कोई 2000-3000 आदमी जो है बटाले से आ रहा है और रास्ते में कत्ल गारत करता आ रहा है। एक गांव है, छोटा सा गांव था, वहाँ इन्होंने आग लगा दी सारे गांव को और वो ऐसे आ रहा है। वो कहते हैं कि हमने लंच करना है, कि वहाँ जाके लंच करेंगे हम उस मंदिर में, मतलब मंदिर को डाहेंगे। मतलब बटाले से आ रहे थे, क्योंकि बटाला में मुसलमान बहुत था। तो वो कोई हज़ारों की तादाद में आ रहे थे, 1-2 नहीं, हज़ारों की तादाद में मूव करते आ रहे थे। जब पता लगा, कर्नल जो है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ही वाज द फर्स्ट इंडियन कमीशन्ड ऑफिसर, फर्स्ट इंडियन कमीशन्ड ऑफिसर था। अगर वो कैद ना होता जापान की, तो वो हमारा पहला कमांडर इन चीफ होता। ही वाज वेरी शार्प पर्सन। उसने, जब उसको पता लगा, वो कहता भाई वक्त नहीं है हमारे पास, फटाफट प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आदमी वो बहुत ज़्यादा है, हम हैं यहाँ थोड़े से, हमें देखना है कि उनको कहाँ मिले। वहाँ एक थे था, ऊंची जगह, उसने देखा कि दिस इज द प्रॉपर प्लेस। वो आएंगे इस रास्ते, आधे आदमी हमारे जो हैं कमादों में छुप जाएं एक तरफ, आधे दूसरी तरफ, कुछ इधर थे। मैं जब उनके पास उस वक्त एक देसी बनाई हुई थी तोप, देसी वो जो भर के बनाते हैं, कि मैं जब मतलब इशारा करूँगा तो तुमने जितने आदमी है दोनों तरफ, मतलब उसी वक्त ही
हमला कर देना, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उनसे, उनको पीछे से करना, पर आगे से नहीं। वो घबरा जाएंगे, वो मतलब इधर उधर भागेंगे। दैट इज द पॉइंट। वो ही चाहते थे, ऐसा ही हुआ। वो जब आए ना, ऊपर आए, तो इसने अपनी तोप का वो छोड़ दिया, वो मतलब आवाज़ आई। बस जो छुपे हुए थे एक तरफ, दूसरी तरफ और तीसरी तरफ, सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया और ला के बंदूकें थे, अपना तलवारें जो हैं, वो घबरा गए कि ये क्या हो गया। वो फिर ऐसे घबराए कि पीछे को भागे, और ये जो है उनका पीछा करते चले गए, बटाले तक छोड़ के आए, पता नहीं कितने कमरे। तो ये चीज़ जो थी, अगर फर्ज करो उस दिन अगर ये 8-9 आदमी वहाँ ना होते तो बड़ी तबाही होनी थी हिंदुओं की। बच गए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेटजी में अंग्रेज़ों का वो एक नंबर आदमी गिना जाता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बर्मा पर जब हमला होना था ना, तो वो प्लान बनाने के लिए उसको भेजा। वहाँ जापानी जासूस जो है इसका दोस्त बन गया। उसने पहचान लिया भाई ये तो अपना इंडियन सिपाही है, तो ये पकड़ा गया वहाँ। तो इसकी बदकिस्मती कि ये बेचारा खत्म हो गया। तो मेरा मतलब बताने का कि अच्छा, दूसरी बात है कि वहाँ वो बड़ा भयानक टाइम था। फिर तो जैसे हर आदमी जो है वो महसूस करने लग गया कि जैसे फ्री फॉर ऑल। हमारे घर के साथ 3 नहरें गुजरती हैं, ठीक है, 3 मतलब पैरेलल, जो लाहौर को जाती हैं। तो आप अंदाज़ा करिए कि नहरों में लाशें भरी हुई थी उन दिनों। ये हालत थी, हो गया था मतलब उन दिन। तो बुरा हाल था, वो कोई अच्छा टाइम नहीं था। तो हमारे थे ये मतलब ये जो 8-9 आदमी थे, ये गांव-गांव जाते थे, लोगों को समझाते थे कि अब बस करो, अमन करो, अमन से रहो, ये वो। तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ गया। तो मतलब है कि उतना हमारे इलाके में इतनी कत्लो गारत नहीं हुई जितनी बाकी इलाकों में हुई है, क्योंकि ये गांव-गांव जाते थे, रहते थे, वहाँ सबको मिलते थे। तो इस तरह ये सारा ठीक हो गया। लेकिन है तो भयानक था हर चीज़। मतलब आपके आसपास जो हुआ वो ज्यादा हुआ, आपके इलाके में वो चीजें नहीं हुई, उस लेवल पे नहीं हुई। ना बिल्कुल नहीं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या रिएक्शन होगा उसका। आप इसको ऑर्डिनरी बात समझते हैं, इट वाज नॉट ऑर्डिनरी फॉर अस। तो ये है कि फिर उनको अगले दिन मतलब अगले दिन ही करीबन 800 आदमी जो है अपने आर्म्ड होके गांव का उनका गिराव कर लिया कि तुमने ये इतना जुल्म किया है, तो उसकी सज़ा तो तुम्हें देंगे हम। लेकिन वो तो चूँकि आ गया था बलोच जो है, उन्होंने बचाया उनको। तो मेरा मतलब है कि जब भी हुआ अग्रेशन वही शुरू। अब ये को ना कि क्या था कि वो बेचारे जो गाड़ी में गए थे तो उनको सब कोई कत्ल करके भेज दिया। आई वुड हैव बीन वन ऑफ देम। और जब शुरू किया तो उसके जवाब में फिर घटनाएं होनी शुरू हाँ, फिर घटनाएं। फिर तो ये है कि सिख जो मुसलमान हैं वो लाइन ही मतलब या कारमा की तरह निकलने शुरू हो गए थे। तो ये आपने देखे जाते हुए? बिल्कुल, रोज देखते थे। तो जब वो जा रहे होते तो उन पे हमले नहीं होते थे? नहीं, हमारे पुलिस जो है वो दोनों तरफ खड़ी होती थी कि कोई इनको मतलब तंग ना करे। ये हमारी जो है लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं उनके मुकाबले में। मुझे याद है कि एक कारवां तो मैंने खुद देखा अमृतसर में। तो वो जो है कारवां जा रहा है, दोनों तरफ पुलिस जो है उनको प्रोटेक्ट कर रही है राइफलों से। कोई इनको मतलब या इनके नज़दीक एक फरलांग जो है वो फासला है कि उधर कोई नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा गोली मार देंगे। मतलब इतनी प्रोटेक्शन दे वो। लेकिन
आपको पता है कि वहाँ तो उन्होंने बड़ी इतनी कत्लो गारत की कि औरतें जो हैं उन्होंने छलांगें लगा दी अपने कुओं में, कुएं भर गए लड़कियों के। वहाँ पे जो गोरखा आर्मी है उसने बड़ा अच्छा रोल निभाया है वहाँ से निकालने में हिंदुओं और सिखों को। जितनी भी मेरी बातें हुई हैं, गोरखा आर्मी भेजी गई थी वहाँ पे, और गोरखा आर्मी ने बहुत लोगों को वहाँ से निकाला। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन वो उन्होंने निकाला तो वो गोरखों ने निकाला, लेकिन अगर और उनकी आर्मी होती तो वो ना निकालती इस तरह। वहाँ तो पता नहीं उनके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। नहीं, एक सवाल मैं सबसे करता हूँ, आपसे भी यही करूँगा कि जब इतने सालों से सब लोग एक साथ रह रहे थे, चाहे वो मुजारे थे, उनकी खेती करते थे, जमींदार थे, उनसे करवाते थे, आना जाना भी था, शादियों में भी आना जाना था, सारी बिल्कुल चीजें थी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन ये आपको मेरा ख्याल है दरअसल आप बच्चे हैं हमारे, ये सारी कहानी जो है ये अंग्रेज़ करवा रहा था। अंग्रेज़ जो है ये उनकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था सब कुछ। कारण ये था कि शुरू से ही जब वो आए तो उन्होंने एक चीज़ भांप ली जब वो बंगाल से चालू हुए कि हिंदू जो है ये इंटेलेक्चुअल कौम है, ये कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। खैर जो लाइन खींची थी बंटवारे की वो भी अंग्रेज ऑफिसर ही था जिसने खींची थी। वो आपकी बात सही है। और अंग्रेज की तो चाल भी यही थी, फूट डालो राज करो। नहीं, उसने तो कहा ऐसा था, मेरा जो घर है 3 बार वो बॉर्डर बन गया था। अच्छा। पहली जो पाकिस्तान का जो नक्शा है उसमें वो बॉर्डर था, क्योंकि जब नेहरू को भी इस बात का आइडिया नहीं आया उस वक्त, वो कहता हो ठीक हो गया। फिर उसको समझाया कि अरे भाई अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो कश्मीर गया, ये सारा एरिया चला जाएगा, क्यों, रास्ता ही कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा वो नहीं भाई ये नहीं हमें मंजूर। वो कहते तुम्हें लाहौर क्यों दे रहे हैं, वो कहता लाहौर को हम नहीं चाटना, हमें लाहौर नहीं चाहिए, हमें गुरदासपुर चाहिए, क्योंकि हमारा जो है वही एरिया है जिस जो आने जाने के लिए है, तो इसलिए बच गया वो एरिया। अगर ये मुझे यानी आप अंदाज़ा करिए कि जब पहला आया तो लोगों ने अपने बाल बच्चे जो हैं वो हमारी तरफ गांव के जो हमारे साथ वाले गांव है वहाँ आना शुरू हो गए थे, गुरदासपुर से सारे लोग। अच्छा। हाँ, देवर कमिंग विद देयर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन। ये तो बाद में ख्याल आया कि ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, तब जाके नेहरू वगैरह को समझाया, तो तब जाके ये सेकंड वो बनी, नक्शा बना, तो तब ये गुरदासपुर वगैरह जो है वो आए इसमें इंडिया में। तो अब तो कम से कम है कश्मीर के साथ तो है ना, ये रास्ता तो है ना हमारा। तो आपने राजनीति की बात की है, तो इसमें कैसे बंटवारा हुआ, वोटों के आधार पे हुआ या जनसंख्या के आधार पे हुआ? जनसंख्या। ओके, जनसंख्या। उन्होंने देखा कि किस में मेजॉरिटी किस डिस्ट्रिक्ट की किस तरफ है, ऐसा किया। बाद में वो भी नहीं किया, फिर तो वैसे ही हो गया, जो कुछ होना था कर दिया। ऐसे एक्चुअली मतलब सर्वे नहीं हुआ जो नहीं, सर्वे वो होना चाहिए। वो देख लिया था ना, पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन होती है ना यार 10 साल बाद, उसको देख लिया ना, उसके बेस पर हुआ था। ठीक। लेकिन बड़ा भयानक वक्त था। हाँ, आप को मैं बता रहा हूँ कि वो वक्त था जब लोगों के पास रोटी के लिए आटा नहीं था। नहीं, काफ़ी घटनाएं हैं, जो लोग उधर से आए हैं उनकी बड़ी मार्मिक घटनाएं हैं कि कुछ नहीं मिल रहा, इवन पानी तक नहीं मिल रहा पीने के लिए। गलत बात है ये। हमारे एरिए में जो गुरु नानक जो है
एरिया था इधर से, पाकिस्तान से जो आता था, उस एरिए से जो भी आता था, हमारे जो है ये 9 आदमी तो जो मैनेज कर रहे थे, जितने भी पुलिस स्टेशन थे ये इन्होंने कब्जा कर लिया था उन पर। वो पुलिस वाले तो दौड़ गए थे। तो अपना जो कर्नल था वो कहने लगा, अरे भाई वो दौड़ गए, ये सारा जो है बदमाशों के हाथ में आ जाना सब कुछ। उन्होंने सारा कब्जा कर लिया उन पर, अपने पुलिस स्टेशनों पर, कि कम से कम सेफ्टी रहे। और वहाँ बिठा दिए आदमी जहाँ जो आ रहे थे पाकिस्तान से, उनको चिट्ठियाँ दे दी गई कि तुमने फलां गांव जाना है, वहाँ तुम्हें खाना मिलेगा, वहाँ तुम्हें रहने को जगह मिलेगी, सोने के लिए सारे मतलब बिस्तर मिलेंगे। नहीं, मैं वहां की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। जब लोग वहां से निकले, हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि निकलते ही हिंदुस्तान में आ गए। नहीं, उनको काफी बड़ी लंबा मुश्किल सफर से। तय करना था। मान लीजिए कोई उधर पश्चिमी पाकिस्तान में है तो उसको तो और भी लंबा सफर तय करना था। तो जब वो उस रास्ते से आ रहे थे तो तब रास्ते में इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली कि खाने के लिए रोटी तो क्या, पीने के लिए पानी भी मिल जाए। अरे पानी क्या, इतना शुक्र करो कि तुम आ गए, हाँ, ये बस, दिस इज इनफ। तो यही चीजें इधर से भी हुई होंगी। इधर नहीं ऐसा था। इधर आप अंदाजा करिए कि जब वो आते थे, बॉर्डर पर आदमी हमारे बैठे हुए थे, बकायदा बिठाए हुए थे, वो चेक देते थे कि फलां गांव में तुमने जाना है, वहाँ इतने का आदमी जो है जाएंगे, वहाँ सब कुछ मिलेगा। वो जब आए, जो बाहर से आए, हम अब उनकी मैं क्या बताऊँ आपको, कई उनमें ऐसे भी थे जो हमने उनको खाना पीना दिया, बिस्तर दिया, तो सुबह देखा तो बिस्तर ही लेके चले गए। तो मेरा मतलब ऐसे भी हुआ हमारे हालात जो हैं वो खराब थे। हाँ, लेकिन हमारे एरिए में इतना ऑर्गेनाइज्ड था ये सब कुछ कि ये किसी को कष्ट नहीं हुआ। जो आए सेटल हो गए, उनको मकान दे दिए, उनको रहने के लिए बिस्तर वगैरह हर चीज़ जो कुछ भी पॉसिबल था दिया। और ये ऑर्गेनाइज 8-9 आदमी कर रहे थे सारे एरिए को। इवन पुलिस स्टेशन जो है वो भी उनके कब्जे में थे उस वक्त। उनको इन्फॉर्म कर दिया था गवर्नमेंट को कि खाली है ये अपना पुलिस स्टेशन, हमने इस पर कब्जा कर लिया है, जब आदमी आपको भेजेंगे तो ले लें। क्योंकि वहाँ पड़ा हुआ था ये जो है राइफलें, उसका गोलियाँ, ताकि ये किसी गलत आदमी के हाथ में ना चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो द क्रेडिट गोज टू दोज 8 or 9 पीपल। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई किसी को लूटा नहीं गया। कोई वहाँ जो एक दफ़ा वहाँ इस एरिए में आ गया, ही बस है। जो मुसलमान थे वो जहाँ बैठे थे वहाँ ही थे। उन्होंने जब दिल किया उनका, तो उनको कहा कि ना जाओ, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनकी भी सेफ्टी की, कि ताकि तुम आसानी से चले जा सको। तो काफ़ी लोग नहीं भी गए होंगे उस वक्त, तो काफ़ी रह गए थे। हमारे हवेली में थे, वो काफ़ी देर रहे, फिर वो गए बाद में। अच्छा, बाद में गए, क्योंकि शादियों का चक्कर पड़ गया उनको, क्या करें। फ्यूचर मतलब हमने हमारे पास थे वो, आप देखो हमारे पास जो है, हम एक ट्राइब है उसके साथ संबंध रखते हैं। तो आप अंदाज़ा करिए कि हर आदमी को हमने अकोमोडेट किया, हर आदमी को, क्योंकि हमारी ये एक परंपरा है। तो इस वास्ते कोई ऐसी डिफ़िकल्टी किसी को नहीं होने दी। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उस एरिए में किसी को कत्ल किया गया। आप अंदाज़ा करिए, मेरे फादर के एक मौलवी थे, तो मेरे फादर ने कहा कि मौलवी जी, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब आप चले जाओ। वो कहता जी मैं तो चला जाऊँ, लेकिन जाऊँ कैसे। उन्होंने कहा वो तो मेरे ऊपर छोड़ो। सारा उसका हिसाब किया, आदमी दिए, उसको सेफ जगह पर पहुंचा दिया। मेरा मतलब वी डिड एवरीथिंग। और घर घर जाके, गांव गांव जाके चले रहे। मतलब एक दफ़ा देखो ऐसी बात हो गई, हम रो बैठे थे, मैं अपने फादर को,
अखबार में आ गया, लाहौर से अखबार आई कि 9 आदमी जो हैं कर्नल नंजन सिंह के साथ वो सारे मारे गए हैं। अच्छा। हाँ जी। हमें जब वो अखबार पढ़ी तो हम रोने पिटने लग गए, सारा टब्बर, गांव वाले भी वो हो ये तो क्या हो गया, क्या बनेगा। तो बाद में पता लगा झूठी खबर है वो जब आ गए ना दूसरे दिन तब पता लगा। तो वो तो गांव फिर रहे थे ना, तो क्या पता लगता था। तो आज के हालातों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के 74 साल बाद की बात करें, हाँ, तो आज के हालातों मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि वो जो आपने जो असली पॉइंट है वो है कि उस वक्त कैसे थे। हालत ये थी कि लोगों के पास खाने को आटा नहीं था। पोजीशन इस कदर मतलब ख़राब हो गई थी कि पंडित जी गए अमेरिका। मेरा ख्याल ट्रूमैन था प्रेसिडेंट, उसने उसको कहा कि हमें गंदम दो, हमारे आदमी तो इंडिया तो जब भूखा मरने लग गया। वो कहता हम देंगे, हमें जितनी मर्जी लो। वो कहते फिर तो बहुत अच्छी बात है, आवर प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी हैप्पी। पर बात है एक छोटा सा कागज़ है, इस पर दस्तखत करने पड़ेंगे। उनका बताओ कागज़ कौन सा है, हमें पता लग जाए। वो कागज़ ये था कि एक स्लेवरी से हम निकले हैं, दूसरी में पड़ जाना था। वो कहते थे कि हमारे साइन करो कि आप हमारे जो है प्रोटेक्शन आपकी जो है हमारे अंडर आ जाए। मतलब ऐसे वो लैंग्वेज थी। प्राइम मिनिस्टर आवर प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी वाइज पर्सन। उसने फट समझ लिया। वो कहता है जी नहीं हम भूखे मरेंगे, तो कोई बात नहीं। ही केम बैक, ही वाज वेरी वाइज मैन। अगर वो साइन कर दिए होते तो हम एक दूसरी स्लेवरी में फंस जाना था, जहाँ से निकलना ही नहीं मुश्किल था, हमारा असंभव। तो मेरा मतलब कहने का ये हाल थी। हम ज़िम्मेदार थे। मुझे याद है आज तक कि आटा तो था नहीं, हमारे चने होते थे ना, चने, तो चने पीस के हम रोटी बनाते थे उन दिनों। ये हालत हो गई थी। नहीं आप तो यहीं पे ही थे, तो आप यहाँ थे। मतलब ये है कि उन्होंने जाते जाते इस हालत में छोड़ गए हमें कि स्टारवेशन पर करके चले गए सारे देश को। कि याद करोगे तुम भी, अंग्रेज बहुत ही शातिर कौम है, ये साधारण कौम नहीं है। कि तो आपने तो हमें निकाला ना, निकाला कैसे था? अगर नेहरू के जो है महात्मा के साथ एग्रीमेंट ना हुआ होता इटली का, तो बननी नहीं थी बात। क्योंकि उस वक्त वो हार रहे थे, अंग्रेज़ हार रहे थे बुरी तरह। तो उस वक्त गांधी जी को उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानियों को कहो कि हमारी मदद करें, हम इनको आज़ादी दे देंगे। वो कहता है इस तरह नहीं बनती बात। आज़ादी का कौन, आप हमें कुछ दो लिख के या कुछ करो। उसने थोड़ा बहुत पता नहीं कुछ दिया, और वो जब हमने मदद की वो जीत गए, तो फिर वही बात। फिर इन्होंने कहा कि ये तो नहीं चलेगा इस तरह। तो फिर जो है क्या नाम था, चर्चिल को जब ये कहा कि अब आज़ादी, तो डू यू नो व्हाट ही सेड इन द पार्लियामेंट? आई एम नॉट गोइंग टू प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब मैं वो कभी नहीं देखूंगा कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो छोटी हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू मतलब कि वो मैं लफ्ज़ आपको ये बताए हैं, ये वर्ड थे जो उसने पार्लियामेंट में बोले थे उसमें। लेकिन हुई इलेक्शन, ही वॉज डिफीटेड, देन द अदर लेबर केम, दे एक्सेप्टेड इट एंड वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद फिर आप अमृतसर में ही रहे काफ़ी साल? नहीं, मतलब मैं तो
थोड़ी देर के बाद फिर स्कूल खुल गए, हम मैट्रिक जो है पास की, फिर कॉलेज में चले गए, फिर ऐसे चला गया। फिर तो नॉर्मल हो गई लाइफ। हर आदमी जितनी की जिसकी इकोनॉमिक पोजीशन जैसी थी उसके मुताबिक चल पड़ा फिर हौली हौली। लेकिन हालत बहुत मंदी थी, खाने को नहीं था, लोग जो है बहुत परेशान थे। ये आखिरी एक आपको भी काफ़ी लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आपने जो भी बातें कही हैं वो पाकिस्तान में भी देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, और काफ़ी लोग जो भी यूट्यूब पे इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है सभी देखेंगे हमारे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? लास्ट यही है कि हम इंसान हैं। हम जब ऊपर से आते हैं तो हम इंसान होते हैं, ना हम मुसलमान होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। हमें प्यार से रहना चाहिए। लेकिन ये अग्रेशन जो है ना, आप देखो ना, हर बात में अगर हम अग्रेसिव होंगे और करेंगे कि अगले को दबाना है तो ये बुरी बात है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हमें प्यार से रहना चाहिए। हमारे जो है लोगों ने हमारा एरिया जो है वहाँ कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, सिर्फ इस वास्ते क्योंकि लोग जो थे उनको हमारे ऐसा था बनाया हुआ कि बिल्कुल कोई किसी को उंगल तक ना करे, उंगली भी ना करे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बातचीत रही। हमारी भी यही दुआ है कि सारे सलामत रहें, इंसान को इंसान समझें। हाँ, इंसान को हम सबसे पहली बात है, हम इंसान हैं, उसके बाद इंसान ही है। जो भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू जी।